हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि जो फेडरलिज्म होता है यानी कि संघवाद होती है, उस जो संघवाद शासन व्यवस्था है सरकार का, उसकी क्या विशेषता रहती है, यानी कि क्या फेडरलिज्म जो होती है उसके क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय संविधान के संघीय विशेषता यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फेडरलिज्म होते हैं यानी जो फेडरलिज्म है यानी जो संघवाद है उसकी क्या विशेषता देखने को मिलती है कि जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारत में जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो एक संघवाद का स्वरूप है, यानी कि संघवाद शासन व्यवस्था को, संघीय शासन व्यवस्था को हमने अपना रखा है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, राज्यों का संघ इस शब्द का प्रयोग किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में। तो मसौदा समिति के द्वारा ये स्पष्ट क्लियर किया गया, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, जो मसौदा समिति थे उनके जो अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि ये जो संघ है, राज्यों के संघ का जो निर्माण हुआ है वो इकाइयों के साथ पारस्परिक किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए इन इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका के अंतर्गत हम देखते हैं वहाँ के जो राज्य है यानी कि वहाँ की जो इकाइयाँ हैं उनको संघ से अलग होने का राइट है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सभी पॉइंट को कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वे कौन से फीचर्स है जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो संघीय स्वरूप की है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारतीय जो संविधान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो यानी कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो फेडरलिज्म होता है यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो तत्व है, एलिमेंट्स है, उसमें एक ये भी है कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यानी कि जितनी भी मतलब कि संविधान के जो प्रोविज़न है यानी कि जो उपबंध है वो सरकार और सरकार के अलावा जो भी संस्थाएं होती हैं उनमें सभी पर समान रूप से लागू होती है। अगर कोई भी उनका उल्लंघन किया जाता है तो उसको एक क्या किया जाएगा, उल्लंघन करने को पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। इसलिए कहा गया है कि संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें संघ सरकार, राज्य सरकार संविधान के जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके मुताबिक शासन व्यवस्था को क्या करती है, चलाती है। इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा जो अपने पद ग्रहण करने के लिए जो शपथ ली जाती है वो संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए क्या की जाती है, ली जाती है। इसके अंदर बताया गया यानी कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को सबसे क्या रखा गया है, ऊपर रखा गया है, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सभी चीज़ें जो भी किया जाएगा, शासन व्यवस्था जिस तरीके से चलाई जाएगी वो संविधान के अंदर जो भी प्रावधान दिए गए उनके मुताबिक चलाई जाएगी। अगर संविधान के विपरीत जाके उसका उल्लंघन किया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, अवैध घोषित किया जाएगा और उसे दंड का भागी माना जाएगा, यानी कि पनिश किया जाएगा। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना है शक्तियों का विभाजन, यानी कि जो फेडरलिज्म होता है यानी कि जो संघवाद शासन व्यवस्था का जो स्वरूप होता है इसमें क्या किया जाता है, शक्तियों का क्या किया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, यानी कि शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथों में या सरकार की किसी एक संघ के स्तर पर नहीं रहती, यानी कि इसको क्या किया जाता है कि संघीय सरकार को और प्रांतीय सरकार के बीच में क्या कर दिया जाता है, संविधान के मुताबिक शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, भारतीय संविधान में भी ऐसा किया गया। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई, जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघीय सूची, उनमें कुछ विषय डाले गए जिनके मुताबिक ये डिसाइड किया गया कौन से विषय पर कौन सी सरकार यानी कि संघीय सरकार, राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं संघीय सूची के बारे में। जो संघीय सूची है उस पर जो कानून बनाई जाती है वो संघीय सरकार के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है उसमें कानून। और संघीय सरकार
जिन विषयों पर कानून बनाती है वो राष्ट्रीय महत्व की होती है, इसलिए इन पर कानून बनाने का केवल अधिकार संसद को यानी कि पार्लियामेंट को रहता है। तो इस सूची में कुल विषय 100 है, मतलब कि 100 है, 100 विषय इनमें शामिल किया गया, जिन्हें मूलत 97 कह सकती है। और इसमें टोटल कौन कौन से विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को यानी कि पार्लियामेंट को दिया गया है। तो यहाँ जैसे रेलवे की सेवा से रिलेटेड हो गया, इसके अलावा युद्ध व शांति से रिगार्डिंग हो गया, सीमा शुल्क से संबंधित हो गया, विदेशी व्यापार से संबंधित हो गया, इसके अलावा जो भी इत्यादि विषयों पर से जुड़े हुए जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उन पर कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, संघीय सरकार के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। दूसरी जो सूची आती है वो आती है राज्य सूची। राज्य सूची की मतलब कि जो स्थानीय महत्व के जो कानून होते हैं जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है उसको किसको दिया गया, प्रांतीय सरकार को दिया गया है। तो इसमें कुल 61 विषय रहते हैं और मूलत 66 विषय है, जिसमें कृषि हो गया, वन, सिंचाई, उद्योग इत्यादि को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, प्रांतीय सरकार को दिया गया है। उसके अलावा आगे जो नेक्स्ट सूची आती है वो होती है संवर्ती सूची। जो संवर्ती सूची होती है इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस पर कानून बनाती है। अगर आपसे मतभेद हो जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को क्या की जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है। अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा इसके अकॉर्डिंग कोई कानून बना दिया जाता है तो उसे अगर पार्लियामेंट के द्वारा एक तरफ पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई कानून बना दिया गया है तो राज्य विधानमंडल का जो कानून है वो रद्द कर दिया जाता है। तो इसमें जैसे परिवार नियोजन से संबंधित हो गया, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित हो गया, विवाह या तलाक से संबंधित आदि विषयों पर क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है। इसके अंदर ये कहा गया कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इसमें जो शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन इत्यादि विषयों को क्या किया गया, संवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा कुछ अवशिष्ट जो शक्तियाँ आती है वो किसको दे दी गई है, केंद्र सरकार को दी गई है, वो संघीय सूची में इंक्लूड कर दी जाती है। यानी कि संघीय सूची में तो नहीं, वो अलग से रखी गई है, पर उस पर कानून बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपना है लिखित और कठोर संविधान। यानी कि भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो उसमें जो संघीय जो शासन व्यवस्था है उसका एक गुण ये भी देखने को मिलता है, एक फीचर्स, कि भारत का संविधान लिखित और कठोर स्वरूप का है। यानी कि भारत का संविधान लिखित में कह सकते हैं कि भारत का संविधान अमेरिका की तरह एक लिखित स्वरूप में है, न केवल ब्रिटेन की तरह मौखिक मतलब अलिखित रूप में नहीं बल्कि एक लिखित रूप में है, और कठोर है यानी कि इसमें इस तरीके से मनमाने ढंग से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर इसमें कोई भी संशोधन करना है तो एक उचित प्रक्रिया के अनुसरण के माध्यम से, जैसे संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ विधियां हैं, जैसे कि साधारण बहुमत के द्वारा, विशिष्ट बहुमत, और विशिष्ट बहुमत के साथ कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी प्राप्त करनी पड़ती है। उसके आधार पर क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां शामिल की गई हैं। और भारतीय संविधान के भारत का जो संविधान का अधिकतर जो संशोधन करने की शक्तियां इस प्रकार से दी गई है ताकि कोई भी संविधान का संशोधन इस तरीके से न किया जाए कि जिससे भारतीय संविधान की जो मूलभूत संरचना है वही नष्ट हो जाए। इसलिए उसे कायम रखने के लिए भारतीय संविधान को कठोर रखा गया है ताकि उचित परिस्थितियों के अनुसार और जरूरतों के मुताबिक एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से सभी का सम्मान, इसमें मतलब कि वो जो संघीय सरकार है और जो प्रांतीय सरकार है उनका उचित प्रतिनिधित्व के आधार पर उचित प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाए, संशोधन किया जाए। इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट अपना न्यायपालिका की सुरक्षिता। न्यायपालिका की सुरक्षिता में इंक्लूड ये है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका को सबसे ऊपर रखा गया है। इसमें ये कहा गया है कि संविधान की जो व्याख्या करने का जो अधिकार है, उसका जो संरक्षण करने का जो अधिकार है वो क्या किया गया है, न्यायपालिका को सौंपा गया है। तो भारत में क्या है कि न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ होता है। वही चेक करता है कि संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी वैधता को जांचा जाता है, उनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका न्यायिकपूर्ण निरीक्षण किया जाता है। इसलिए न्यायपालिका को क्या रखा गया, सर्वोच्चता रखा गया, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी रखा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना है दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली में क्या है कि जो दोहरी शासन प्रणाली के अंदर सरकार की जो, यानी कि जो दोहरी शासन प्रणाली में हम देखते हैं
कि सेंटर लेवल पर अपने को संघीय सरकार देखने को मिलती है और प्रांतीय स्तर पर अपने को मतलब प्रांतीय सरकार देखने को मिलती है। यानी कि शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सरकार की इस तरीके से व्यवस्था कर दी जाती है, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर बना दिए जाते हैं, जैसे हम देखने को मिलता है, ताकि जिससे जो संघीय शासन व्यवस्था है वो एक जो संघीय शासन व्यवस्था की जो उचित व्याख्या है वो पूर्ण रूप से इसमें उचित फिट बैठ सके। और ताकि सबसे मेन पर्पस तो यही रहता है ना कि शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाया जा सके, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर एक उचित तरीके से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए, शासन व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर सरकार का क्या किया जाता है, इसमें विभाजन कर दिया जाता है और दोनों को अपने अपने क्षेत्र में उचित प्रतिबंधों के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है केंद्र तथा इकाइयों में सहयोग तथा तालमेल। यानी कि जो संघ का जो निर्माण किया जाता है वो इकाइयों के माध्यम से किया जाता है, यानी कि कुछ छोटी मोटी प्रमुख जो स्वतंत्र संप्रभुत्व जो इकाइयाँ वो मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है। तो इसलिए केंद्र और जो इकाइयाँ हैं उसमें क्या किया जाता है, आपसी सहयोग स्थापित किया जाता है। और भारतीय संविधान में भी ऐसा ही किया गया है कि भारतीय संविधान में क्या किया गया है कि एक अंतर्राज्यीय सहयोग की व्यवस्था की गई है। इसलिए समय समय पर मंत्रियों के द्वारा और राज्यपाल का सम्मेलन बुलाया जाता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी समस्या है उनका हल किया जाए और केंद्र और इकाइयों में आपसी सहयोग को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट अपना है दिव्य सदनीय विधानमंडल। दिव्य सदनीय विधानमंडल जो कि संघीय शासन व्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि दिव्य सदनीय विधानमंडल में क्या रहता है कि जो विधानमंडल होते हैं उसके 2 सदन रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं भारत के अंदर अगर बात करें, अपनी जो पार्लियामेंट है, संसद है, विधान, उसके 2 सदन हैं। एक है राज्यसभा, यानी कि सबसे जो ऊपरी सदन है, सर्वोच्च जो ऊपरी सदन है सबसे, उसे बोला जाता है राज्यसभा। दूसरा है लोकसभा। जो राज्यसभा है वो राष्ट्र की जो इकाइयां हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है और जो लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि संघीय विशेषता के अकॉर्डिंग जो संघीय शासन प्रणाली होती है, शासन व्यवस्था की जो प्रणाली होती है, इसमें जो विधानमंडल होता है उसके 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, ताकि शासन व्यवस्था ताकि कोई भी एक तरफ इकाइयों को भी उतनी ही समानता के साथ प्रतिनिधित्व दिया गया है और जनता की जो प्रतिनिधि है उनको भी उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो इन सभी फीचर्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसके मुताबिक भारतीय संविधान में जो शासन व्यवस्था है जो उसको संघीय शासन व्यवस्था के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ हद तक हम ये कहना उचित रहेगा कि भारतीय संविधान की जो शासन व्यवस्था की जो विशेषता है वो संघीय शासन व्यवस्था है। चलिए ये कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी सिस्टम के बारे में कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और भारतीय संविधान में क्या, यानी कि भारतीय संविधान के मुताबिक क्या भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि भारत का जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक स्वरूप की है या संघीय स्वरूप की है। अब हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो संघीय शासन व्यवस्था है वो क्या चीज़ है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या रही है और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, यानी क्या विशेषताएं, यानी कौन से वो फीचर्स मिलती है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो संघीय स्वरूप की है। ओके फ्रेंड्स।